हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का एक और इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रीवियस सेशंस में हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपने बेनिफिट के लिए यानी कि अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सीखा था कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम कर्ड का फॉर्मेशन करा सकते हैं यानी कि दही बना सकते हैं। किस तरीके से ईस्ट जो कि एक फंगस है उसको यूटिलाइज करके हम ब्रेड बना सकते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जहाँ पे हमने देखा था कि एसिड और बैक्टीरिया के थ्रू हम अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड या विनेगर का फॉर्मेशन कराते हैं। आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरीके से मेडिसिनल पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम मेडिसिनल पर्पस में यूज़ करते हैं। सो अ मेडिसिन which stops the growth of or kills the disease causing microorganisms is called an antibiotic। तो यहाँ पे हमको एंटीबायोटिक के बारे में बताया जा रहा है। एंटीबायोटिक के बारे में हमको ये बताया गया कि ये एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया, ठीक है, स्पेशली बैक्टीरिया। तो एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन है जो कि डिसीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो रोक देती है या फिर डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को किल कर देती है। ऐसी मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि आखिर ये एंटीबायोटिक मेडिसिन का सोर्स क्या है, यानी कि ये एंटीबायोटिक मेडिसिन आती कहाँ से हैं? तो ये एंटीबायोटिक आती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ही, ठीक है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, दूसरे डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक रहा है या डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो आप बोल सकते हो कि लाइफ है उसको ख़त्म कर रहा है। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दुश्मन है। तो हम इस वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं ताकि डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को हम हटा सकें, ठीक है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड यूज्ड टू क्योर अ नंबर ऑफ डिसीजेस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवा करके एंड यूज्ड टू क्योर अ नंबर ऑफ डिसीजेस, ठीक है। नंबर ऑफ डिसीजेस को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स को, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, These days a large number of antibiotics are being produced from microorganisms such as fungi and bacteria। तो फंजाई और बैक्टीरिया से ही हम क्या करते हैं आज के टाइम पे एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। Some of the common antibiotics which are made from fungi and bacteria are penicillin, streptomycin। Nowadays many antibiotics are also being made synthetically, ठीक है। Many different antibiotics are now available to treat a wide variety of diseases caused by pathogenic microorganisms। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर ये जो एंटीबायोटिक्स का कंसेप्ट है ये लेकर कौन आया। हमने एंटीबायोटिक्स की तारीफ खूब सुन ली कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ठीक है, कैसे हम बोलते हैं कि उनको नेचुरली बनाया जाता है, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ करके एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दुश्मन है, उसकी ग्रोथ को रिटार्ड करता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है या उसकी लाइफ को ही ख़त्म कर देता है। लेकिन आखिर ये कंसेप्ट आया कहाँ से? तो ये कंसेप्ट आया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इन 1929। याद रखिएगा ये नाम और ये ईयर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 ये एंटीबायोटिक्स का कंसेप्ट लेकर के आए थे। कैसे लेकर के आए थे? तो एक्चुअली हुआ क्या था, वो एक डिसीज़ कॉजिंग आप बोल सकते हो कि बैक्टीरिया के ऊपर जो है ना स्टडी कर रहे थे, और इसके लिए उनके पास एक छोटी सी डिश थी, पेट्री डिश जिसको हम बोलते हैं। इस पेट्री डिश के ऊपर वो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को जो है कल्चर कर रहे थे, यानी कि डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ करवा रहे थे। क्यों करवा रहे थे? क्योंकि उनको उसके ऊपर स्टडी करनी थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना था।
ठीक है, अब हुआ क्या, अब इस पेट्री डिश के ऊपर चाहो तो हम यहाँ पे थोड़े से डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो है बना ही लेते हैं ये, ठीक है। तो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया का कल्चर किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपनी इस पेट्री डिश में। अब हुआ क्या, इसको छोड़ करके वो कुछ दिन के लिए छुट्टी मनाने चले गए, वेकेशंस पे चले गए, हॉलीडेज़ पे चले गए। अब जब वो हॉलीडेज से वापस लौट करके आए, उन्होंने देखा कि इस पूरी पेट्री डिश में ना एक कॉलोनी बनी हुई है, एक आप बोल सकते हो कि अलग से ग्रोथ हुई है, ठीक है, एक कॉलोनी की ग्रोथ हुई है कुछ इस तरीके से। चलो ठीक है, हो गई कॉलोनी की ग्रोथ, लेकिन इसमें खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि पूरी पेट्री डिश में जो है डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया फैले हुए थे, लेकिन ये जो अलग से कॉलोनी बनी थी पेट्री डिश में, ये जो ग्रोथ हुई थी ना, इसके आसपास कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई। क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हैं? उनके पास एक पेट्री डिश थी जिसमें पूरे के पूरे डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो है ग्रो कर रहे थे, ठीक है, वो जानबूझ के उसको ग्रो करवा रहे थे, उनका कल्चर करवा रहे थे, और थोड़े टाइम के लिए उसको वो छोड़ करके कहीं चले गए। वापस जब वो आए तो उन्होंने देखा कि उनकी इसी पेट्री डिश में एक अलग से जो है ना ग्रोथ हुई है, एक कॉलोनी बनी हुई है। और ख़ास बात यह है कि उस ग्रोथ और उस कॉलोनी के आसपास कोई बैक्टीरिया जो है ना फटक नहीं रहा है, जो भी बैक्टीरिया है सब उससे दूर भाग रहे हैं। फिर इसके बाद में उनको ये समझ में आया कि ये जो ग्रोथ हुई है ये किसकी हुई है? ये हुई है एक फंगस की, ठीक है ना, टू बी मोर स्पेसिफिक एक मोल्ड की। मैंने आपको बताया था कि जितने भी फंजाई होते हैं उनको हम आप बोल सकते हो कि दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, एक तो हमारे ईस्ट होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे मोल्ड्स, ठीक है ना, तो ईस्ट एंड मोल्ड्स ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो ग्रोथ हुई है कॉलोनी की, ये किसकी ग्रोथ हुई है? तो ये हुई है फंगस की, टू बी मोर स्पेसिफिक एक मोल्ड की ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो इस फंगस को उन्होंने नाम दिया क्या? पेनिसिलियम। क्या नाम दिया? पेनिसिलियम। यानी कि यहाँ पे पेनिसिलियम की कॉलोनी, पेनिसिलियम क्या है? एक फंगस है, एक मोल्ड है जिसकी ग्रोथ पेट्री डिश में हुई, और पेनिसिलियम की इस कॉलोनी के आसपास कोई भी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया नहीं फटक रहा था। फिर इसके बाद में अलेक्जेंडर ने समझने की कोशिश करी कि आखिर क्यों पेनिसिलियम की इस कॉलोनी के पास कोई बैक्टीरिया नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये पेनिसिलियम है ना, ये लगातार क्या कर रहे थे? ये लगातार सर्टेन सब्सटेंसेस, सर्टेन केमिकल्स जो हैं रिलीज कर रहे थे, और इन केमिकल्स के कारण कोई भी बैक्टीरिया उनके पास आने को तैयार नहीं था। और ये सब्सटेंसेस क्या थे भाई? इन्हीं सर्टेन सब्सटेंसेस को नाम दिया गया क्या? पेनिसिलिन। क्या नाम दिया? पेनिसिलिन। क्योंकि पेनिसिलियम जो फंगस है उसकी कॉलोनी से निकला है ये सब्सटेंस, इसीलिए उस सब्सटेंस का नाम पड़ गया क्या? पेनिसिलिन, ठीक है। और आज के टाइम पे यही पेनिसिलिन क्या कहलाई जाती है? एक एंटीबायोटिक कहलाई जाती है। क्यों? क्योंकि इस पेनिसिलिन सब्सटेंस के कारण कोई भी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया आप बोल सकते हो कि इस कॉलोनी के पास नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि ये जो पेनिसिलिन है ना, ये डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को मार गिरा रहा था। कैसे मार गिरा रहा था? तो बेसिकली हमारे जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया के पास उसके हम सबको पता है कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उनकी सेल के पास जो है सेल वॉल होती है, और सेल वॉल इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी वो किसकी बन रही थी? वो शुगर की बन रही थी और अमीनो एसिड्स की बन रही थी, ठीक है। तो पेट्री डिश में जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही थी, उन बैक्टीरिया की सेल वॉल शुगर और अमीनो एसिड की बनी हुई थी, और जो सेल वॉल है ना वो बार बार टूट रही थी, बार बार बन रही थी। कैसे बन रही थी? शुगर और अमीनो एसिड से। तो हुआ क्या, ये जो आपके पास पेनिसिलियम की जो ग्रोथ हुई उससे जो पेनिसिलिन निकला, ये पेनिसिलिन जाके क्या करता है? ये पेनिसिलिन जा करके इस शुगर और अमीनो एसिड को प्रॉपरली अरेंज ही नहीं होने देता, जिसके कारण बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बन रही थी। और अगर सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो क्या होगा? बैक्टीरिया सेल का जो भी उसके अंदर का कंटेंट है वो सब का सब हम बोलते हैं कि बाहर आ जाएगा, और अगर कंटेंट बाहर आ गया इसका मतलब क्या? कि बैक्टीरियल सेल्स मर गए। क्योंकि हमने पहले ही सीख रखा है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं? बैक्टीरियल सेल की या किसी भी सेल की कवरिंग होते हैं। अब आप खुद ही सोचो, अगर कवरिंग ही डैमेज हो गई, कवरिंग ही चौपट हो गई, तो अंदर का कंटेंट तो बाहर आएगा ही ना, और अगर कंटेंट बाहर आ गया इसका मतलब क्या? कि सेल बचा ही नहीं, सेल मर गया, यानी कि बैक्टीरियाज हमारे मर गए। तो आपको क्या ये पूरा लॉजिक समझ में आया? एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं?
ये वो मेडिसिन होती हैं जो कि डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो स्टॉप करेंगी, रिटार्ड करेंगी या फिर उसको किल करेंगी। ठीक है, एंटीबायोटिक्स कैसे बनाई जाती हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज़ करके बनाई जाती है, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जानी दुश्मन होता है। ठीक है, कैसे, तो ये सबसे पहले ये आइडिया आया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1929 में। उन्होंने क्या किया था, एक डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए एक पेट्री डिश में उस डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को उन्होंने ग्रो करवाना शुरू किया, उसका कल्चर करवाना शुरू किया। अब थोड़े टाइम के लिए वो इस पेट्री डिश को छोड़कर के कहीं चले गए। जब वापस आए तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इस पेट्री डिश में एक अलग से जो है ग्रोथ हो गई है, एक कॉलोनी बन गई है। और ख़ास बात ये थी कि इस कॉलोनी, इस ग्रोथ के आसपास कोई भी डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो है ना नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, बाद में उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो ग्रोथ हुई है, ठीक है ना, ये जो कॉलोनी बनी है ये किसकी बनी है, तो ये बनी है एक मोल्ड की, यानी कि एक फंगस की। और उसका नाम उन्होंने क्या रखा, पेनिसिलियम रखा। क्या रखा, पेनिसिलियम। तो यहाँ पे पेनिसिलियम फंगस की ग्रोथ हुई। इस पेनिसिलियम फंगस की कॉलोनी के कारण क्या हुआ, कोई बैक्टीरिया वहाँ पे नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि इस पेनिसिलियम फंगस से एक सब्सटेंस रिलीज हो रहा था जिसको हम बोलते हैं क्या, पेनिसिलिन। ठीक है ना, और ये पेनिसिलिन बेसिकली करता क्या था कि बैक्टीरियल सेल वॉल को जाकर के डैमेज करता था। जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहे थे सेम डिश में, उन्हीं बैक्टीरियल सेल्स की जो सेल वॉल है, जो कि शुगर्स और अमीनो एसिड की बनती है, उस वॉल को जाकर के वो डैमेज कर रहा था। और अगर बाहर की कवरिंग ही डैमेज हो गई, वॉल ही डैमेज हो गई, तो बैक्टीरियल सेल्स का कंटेंट बाहर आ गया, यानी कि सेल मर गया। तो हो क्या रहा था, पेनिसिलियम फंगस की जो कॉलोनी है उससे निकल रहा था पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलिन बैक्टीरिया को जाकर के मार गिरा रहा था। भाई पेनिसिलियम क्या है, एक खुद फंगस है। एक फंगस क्या कर रहा है, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, तो इसी से कंसेप्ट निकल के आया किसका, एंटीबायोटिक्स का, कि भैया ये जो पेनिसिलिन है ना, ये बड़े काम की चीज़ है। उस समय वर्ल्ड वॉर बहुत होते थे, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना सोल्जर्स हमारे घायल होते थे। तो उस समय जो है ना जितने भी वहाँ के लोग थे उन लोगों ने बोला कि भाई कहीं से तो जो है ना एंटीबायोटिक्स का जो है और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ताकि जो भी लोग घायल हो रहे हैं, जो भी सोल्जर्स घायल हो रहे हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। वरना क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाता है, चोट लग जाती है ना, कोई भी घाव हुआ, सपोज गोली लगी या चाकू लगा, तो वो जगह जो है उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है। बैक्टीरिया अगर ग्रोथ हो गया मतलब क्या, इन्फेक्शन हो गया। तो लोग इन्फेक्शन से मरते थे, लगने से नहीं मरते थे, लेकिन उस घाव में, उस चोट में, उस वूंड में जो इन्फेक्शन होता था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता था, उससे लोग मर जाते थे। तो उसको बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स की डिमांड जो है बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ, फिर तो भैया लार्ज स्केल में जो है ना एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो अभी पेनिसिलिन किस तरीके से एक्ट करता है वो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा बाकी कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी भी होती हैं जो कि क्या करेंगी, जो बैक्टीरिया वगैरह जो होती, क्योंकि हम सबको पता है कि एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया के ऊपर ही काम करती हैं। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल वॉल को डैमेज कर देती है। इसके अलावा कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स भी होती है जो कि बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसके अंदर जो भी मैकेनिज्म चलता है, माना बैक्टीरिया का सेल सिंपल टाइप का होता है, लेकिन फिर भी सेल तो है ना, तो उस सेल के अंदर मैकेनिज्म भी होगा। तो देयर आर सर्टेन एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो मैकेनिज्म चलता रहता है ना, उसको जाकर के ठप्प करके आ जाती हैं। तो अगर मैकेनिज्म ही बंद हो गया सेल का, तो सेल मर जाएगा। अगर सेल मर गया इसका मतलब क्या, बैक्टीरिया मर गया। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका हुआ। फिर इसके बाद में एक और टाइप की एंटीबायोटिक्स होती जो कि क्या करती हैं, बैक्टीरिया को ना अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट नहीं होने देती हैं। अगर बैक्टीरिया सेल का डीएनए या जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट नहीं हुआ तो नया बैक्टीरिया नहीं बनेगा, और अगर नया बैक्टीरिया नहीं बना इसका मतलब क्या, कि बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टॉप हो गई, सप्रेस हो गई। तो तीन तरीके हो सकते हैं एंटीबायोटिक्स के काम करने के। एक तो जैसे कि पेनिसिलिन करती है, सेल वॉल को जाकर के डैमेज कर देना, पूरा कंटेंट सेल का बाहर निकल आएगा बैक्टीरियल सेल का, और सेल मर जाएगा। दूसरा, बैक्टीरियल सेल का जो मेटाबॉलिज्म है, जो मैकेनिज्म है, वो जाकर के रोक देना। तीसरा ये कि आप जाकर के क्या करो, बैक्टीरियल सेल का जो जेनेटिक मटेरियल का जो रेप्लिकेशन है वो जाकर के सप्रेस करा दो। अगर जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेशन उसका नहीं होगा तो नए आप बोल सकते हो कि बैक्टीरिया नहीं बनेंगे, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, तो ये तीन तरीके हो सकते हैं, तरीके होते हैं एंटीबायोटिक्स के काम करने के। डिटेल में बता रही हूँ, हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, चलो अब इसके बाद में क्या बोला गया, द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय चांस एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइनी फंगस अ मोल्ड
कॉल्ड पेनिसिलिन। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, याद रखना फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है, पेनिसिलिन है, ठीक है। और जानबूझ के इसको डिस्कवर नहीं करा गया था, अचानक से हो गई थी, बाय चांस हो गई थी। दिस हैपेंड एज फॉलोज इन 1929 Alexander Fleming was cultivating a culture of disease causing bacteria. Suddenly he found the spores of the little green fungus in one of the culture plates. He noticed that the presence of tiny green fungus, basically वो जो मैंने आपको बताया था ना कि ग्रोथ डेवलप हुई है, तो वो ग्रोथ कैसी थी, ग्रीन कलर की थी, ठीक है ना। तो ही नोटिस्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ टाइनी ग्रीन फंगस स्टॉप्ड द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। उनको ये रियलाइज हुआ कि जो ग्रोथ हो रही है वो किसकी है, जो ग्रीन कलर की ग्रोथ हो रही है वो किसकी है, फंगस की है। और उन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो टाइनी ग्रीन कलर का फंगस है ये क्या कर रहा है, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ग्रोथ तो रोकी ही, साथ में बैक्टीरिया को मार भी डाला। फ्रॉम दिस फंगस और मोल्ड कॉल्ड पेनिसिलिन द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज मेड। अच्छा, यहाँ पे पेनिसिलियम लिख देना, पेनिसिलियम, ठीक है। फंगस का नाम था पेनिसिलियम और इससे एंटीबायोटिक कौन सी निकल के आई, पेनिसिलिन। दस पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक मेडिसिन विच इज मेड फ्रॉम द फंगस। अरे यार इधर पे पेनिसिलियम कर देना, ठीक है। याद रखना फंगस का नाम है पेनिसिलियम और उससे जो एक्सट्रैक्ट निकल के आया उसका नाम है पेनिसिलिन। उसी एक्सट्रैक्ट को हम कहते हैं एंटीबायोटिक। कंट्रोल्स बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस। गॉट इट। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैं सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने अपनी कुछ इस तरीके से, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये इनकी पेट्री डिश थी, ठीक है। इसमें आपको ये पूरा ग्रीन कलर का जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है और बीच में ये जो है अपने पेनिसिलियम फंगस की जो है कॉलोनी बन गई, ठीक है। यहाँ पे और अच्छे से देख लो कि यहाँ पे किस तरीके से पेट्री डिश में यहाँ पे पूरे तरफ बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे अलग से एक पेनिसिलियम फंगस की आप बोल सकते हो कि कॉलोनी जो है बन चुकी है, ठीक है ना। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे एक खास बात और है, ये पूरा फंगस की ग्रोथ है, कॉलोनी है, और इस कॉलोनी के आसपास इतने पूरे एरिया में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ पे पूरे में बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है पेट्री डिश में, लेकिन जहाँ पे कॉलोनी हुई पेनिसिलियम फंगस की उसके आसपास देखो कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं है। यही चीज़ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को प्रूव उन्होंने उनका जो रिसर्च था उसका डायरेक्शन ही चेंज कर दिया। वो तो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना चाह रहे थे और जैसे उन्होंने देखा कि कॉलोनी के आसपास कोई ग्रोथ नहीं हो रही है बैक्टीरिया की, पूरी पेट्री डिश में है, बस इस कॉलोनी के आसपास नहीं है, तो जो है उनकी पूरी रिसर्च का डायरेक्शन ही चेंज हो गया कि भैया अब छोड़ो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को, हम तो पकड़ेंगे किसको, इस ग्रोथ को, इस पेनिसिलियम को, इससे निकलने वाले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, antibiotics are used to treat many diseases in humans. Whenever we fall ill, the doctor may give us some antibiotic as tablets, capsules और कभी-कभी इसके इंजेक्शन भी लगते हैं। Antibiotics are very effective in curing diseases caused by microorganisms such as bacteria and fungi. Antibiotics are however not effective against diseases caused by virus. ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वायरल डिसीजेज जो होते हैं उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स कैन नॉट बी यूज टू क्योर डिसीजेज लाइक कॉमन कोल्ड। जो हमको सर्दी जुकाम हो जाता है ना, उसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं, और अगर कॉमन कोल्ड में, सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक लोगे भी तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कॉमन कोल्ड वायरस से होता है और वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं। दीज कैप्सूल्स आर ऑफ पीरियोडिसिटी फ्लू एंड वायरल फीवर बिकॉज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि सम एंटीबायोटिक, अच्छा प्रिकॉशंस। अब प्रिकॉशंस की बारी आती है कि कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। माना एंटीबायोटिक की अभी हमने बहुत सारी तारीफ करी है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए एंटीबायोटिक्स को लेते टाइम। क्या प्रिकॉशंस? शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि आपको 4-5 एंटीबायोटिक के जो है ना नाम पता चल गए, अब आप कोई भी बीमारी हो रही है, किसी को भी बीमारी हो रही है तो आप वही के वही एंटीबायोटिक जो है ना खा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर एंटीबायोटिक लेना है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वही एंटीबायोटिक खानी है। अ पर्सन मस्ट कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। कई बार ऐसा होता है कि अगर कम इन्फेक्शन हो तो 3 दिन की एंटीबायोटिक का कोर्स होता है, यानी कि एक दिन में दो एंटीबायोटिक की गोली खानी होती है, यानी कि 3 दिन में टोटल 6, ठीक है ना।
कई बार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो 5 दिन का कोर्स होता है, और ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो 10 से 15 दिन जो है एंटीबायोटिक्स दी जाती है। डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितनी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक खा करके 1 से 2 दिन में उनको ठीक लगने लगता है, तो उनको लगता है कि ठीक तो हो गए, क्या ज़रूरत है, नहीं खाते हैं। कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये नॉर्मल फीवर की एंटीपायरेटिक दवाई नहीं है कि फीवर आया तो क्रोसिन खा ली या कोई एंटीपायरेटिक दवाई खा ली, तो जिस समय आया उस समय खा ली दवाई, इसके बाद में ठीक है। ये नॉर्मल दवाई नहीं होती है एंटीबायोटिक, इसका प्रॉपर जो है ना टाइम पीरियड लगता है, उस टाइम पीरियड में आपको वो दवाई लेनी ही पड़ेगी, भले आप बेटर फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। The antibiotics should be taken in proper dose as advised by the doctor. If a person takes antibiotic in wrong doses or when not needed, it may make the antibiotics less effective when the person might need it in future. अच्छा, एक और चीज़ है, हमारी जो एंटीबायोटिक्स, कुछ बैक्टीरिया कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो कि जो है ना एंटीबायोटिक्स वगैरह से क्या हो जाते हैं, रेसिस्टेंट हो जाते हैं। एक बहुत पहले, करीब आज से 5 से 6 साल पहले, एक बहुत ही हॉट न्यूज़ जो है ना फ्लैश हो रही थी कि आजकल जितने भी मस्किटोज़ रिपेलेंट आते हैं, है ना, उन सभी मस्किटोज़ रिपेलेंट से जो आजकल के मच्छर है ना वो रेजिस्टेंट हो गए। यानी कि आप कितना भी जो है ना ऑल आउट लगा लो, कितना भी कुछ भी लगा लो, मच्छरों पे कोई असर ही नहीं पड़ता। उल्टा वो तो मशीन पे जाकर के, जो मस्किटो रिपेलेंट की जो मशीन होती है उसके ऊपर जाकर के बैठे रहते हैं, लेकिन उन पे कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगेन वही बात है कि आप आगे जितना जाते जाओगे ना, एवोल्यूशन की प्रोसेस कभी रुकती नहीं है, चीज़ें इवॉल्व होती जाती है, चीज़ों में मॉडिफिकेशंस होते जाते हैं। तो अब जो मस्किटोज़ आ रहे हैं, ठीक है ना, उनके पास ऑलरेडी उनके जीन्स में ऐसी, उनके जेनेटिक मटेरियल में ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ है कि वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो चुके हैं। जो भी हम मस्किटो रेपेलेंट मशीन्स वगैरह लगाते हैं ना, उनसे वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं। सिमिलरली ऐसा ही केस होता है एंटीबायोटिक्स के साथ कि कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो है ना इतने स्ट्रॉन्ग, इतने हो जाते हैं कि एंटीबायोटिक्स से भी, सर्टेन एंटीबायोटिक्स से क्या हो जाते हैं, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं कि आप कितनी भी एंटीबायोटिक खा लो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उनको तो जो अपना काम तमाम करना है वो करके ही रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि गलत डोजेज़ नहीं लेनी चाहिए, वरना क्या होगा, एंटीबायोटिक्स जो है लेस इफ़ेक्टिव हो जाएगी जब आप उस सेम पर्सन को नेक्स्ट टाइम जब उस एंटीबायोटिक का जो है ना फ्यूचर में जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो जितना डॉक्टर बोले, जब डॉक्टर बोले और जो डॉक्टर बोले वही एंटीबायोटिक कंज्यूम करनी चाहिए, इसके अलावा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। चलो, ये बात हुई। अभी तो केवल हमने एक मेडिसिनल यूज़ पढ़ा है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, अब बारी आती है किसकी, दूसरे यूज़ की। अच्छा, एक यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद में दूसरे यूज़ पे जाएंगे। एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन अननेसेसरली, एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द यूजफुल बैक्टीरिया इन द बॉडी एंड हार्म अस। अब एक और चीज़ है, हमारे गट में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब जो एंटीबायोटिक्स होती है ना, उनको ये समझ में नहीं आता कि अच्छे वाले बैक्टीरिया कौन है बॉडी में और डिसीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया कौन है बॉडी में। तो वो क्या करते हैं, सब पे जाकर के जो है ना हमला बोल देते हैं। तो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, वो तो मरेंगे ही मरेंगे, जो गुड बैक्टीरिया है वो भी मर जाते हैं, ठीक है। तो जब भी डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स, जब आपका एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में ना दोबारा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक से फ़ायदा हो गया, एक बार डॉक्टर के पास गए, अब नहीं जाना। लेकिन जब आपका कोर्स हो जाता है उसके बाद भी जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक से पेट के अच्छे वाले बैक्टीरिया चले जाते हैं, और अगर अच्छे वाले बैक्टीरिया चले गए हैं तो आपकी डाइजेशन की जो प्रोसेस है ना, वो आप बोल सकते हो कि डिस्टर्ब हो जाती है। तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो वो ऐसे प्रोबायोटिक्स वगैरह जो है ना आपको दे देते हैं, ताकि आपके इंटेस्टाइन के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो दोबारा से आ जाएं और आपकी डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से फिर से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर बेवजह एंटीबायोटिक्स ली हैं तो बॉडी के अच्छे बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज्ड टू ट्रीट मैनी डिसीजेज इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड, ये फीड होगा, of livestock, cattle like cow, buffaloes, etc. and poultry birds to control microbial diseases in animals. अकेले ह्यूमन बींग्स की बात नहीं है, जानवरों को भी एंटीबायोटिक्स दी जाती है ना। जो गाय भैंसें होती हैं, जो कैटल्स होती है, जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं, उनके खाने पीने में भी एंटीबायोटिक्स की डोज दी जाती है ताकि उनमें कोई डिसीज़ ना हो, अगर हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेज। भाई प्लांट्स को भी तो बैक्टीरिया वगैरह नहीं छोड़ते हैं ना, फंगस वगैरह नहीं छोड़ते हैं, तो प्लांट डिसीजेज को भी ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है।
अब हम फाइनली आ गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेडिसिनल जो पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं उसका सेकेंड यूज़ के लिए, वो है क्या, वैक्सीन। अब वैक्सीन को समझने के लिए एग्जैक्टली वैक्सीन क्या होती है, क्या ज़रूरत पड़ जाती है हमको वैक्सीन लगवाने की, ज़रूरत पड़नी भी चाहिए या नहीं पड़नी चाहिए, एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है क्या ये वैक्सीन। देखो, वैक्सीन को अगर बहुत ही आसान शब्द में मुझे समझाना हो तो इस एग्जाम्पल से मैं समझा सकती हूँ। सपोज़ आप किसी बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह पे गए हो, है ना, मेला है या कुछ शॉपिंग वगैरह पे आप गए हो, है ना, काफ़ी आपके आसपास भीड़ है। अब कोई पीछे से आया और आपको ऐसे मार करके सर पे चला गया। अब जब वो आपके मार के जाएगा तो थोड़ा टाइम तो जो है ना आपको लगेगा समझने में कि अरे बाप रे ये हुआ क्या, कौन मार करके चला गया। फिर जब वो आगे जा कर के आपको ऐसे आगे पीछे मुड़ के चढ़ाएगा कि देखो मैं मार के गया, तो आप जो है ना उस आदमी की शक्ल जो है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लोगे कि अच्छा ये मार के गया था, ठीक है बेटा इस बार तो हम कुछ नहीं कर पाए, अगली बार आओ फिर तुम्हें हम देखेंगे। अब अगली बार वो इंसान जब भी आपको दिखेगा अपने आसपास, इससे पहले कि वो आपके सामने आए और वो आपको मारे, आप खुद उसको जो है ना मार के आ जाओगे। इसे हम क्या कहते हैं, बदला, रिवेंज, है ना। ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ, ये सब आपने मूवीज़ में देखा होगा, ठीक है। तो वैक्सीन जो है ना हमारी सेम उसी तरीके से काम करती है। कैसे होता क्या है, अगर मैं बात करूँ अपनी बॉडी में ब्लड की अगर मैं बात करूँ तो हमारे ब्लड में ना कई टाइप के सेल्स होते हैं जिनको हम ब्लड सेल्स कहते हैं। एक होते हैं हमारे पास RBCs, एक होते हैं हमारे पास WBCs, एक होते हैं हमारे पास प्लेटलेट्स, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि ये ब्लड सेल्स करते क्या हैं। अगर हम बात करेंगे RBCs की, तो RBCs में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो ब्लड है उसका कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। और इस हीमोग्लोबिन का रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, तो हम सबको पता है कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है ना। हम हमेशा पूरे टाइम जो है ब्रीदिंग की प्रोसेस करते ही रहते हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस टाइम पे मैं अभी भी जो है ना ब्रीदिंग की प्रोसेस कर रही हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो अभी, तो पढ़ते हुए भी आप जो है ना रेस्पिरेशन कर रहे हो। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि ऑक्सीजन हम अंदर ले क्यों रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और इन सभी सेल्स को क्या चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए है इनको काम करने के लिए। अब सवाल ये है कि ऑक्सीजन आप अपनी बॉडी के अंदर तो ले आए, है ना, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन थी वो आप अपनी बॉडी के अंदर ले आए। अब सवाल ये है कि ये ऑक्सीजन बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचेगी कैसे। तो बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का जिम्मा होता है किसका, इसी हीमोग्लोबिन का। इसी हीमोग्लोबिन के साथ जो है ऑक्सीजन मिल जाती है, और जो कि हम सबको पता है कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में जो है फ्लो करता रहता है। तो जहाँ जहाँ ब्लड होगा वहाँ वहाँ RBC होगी, जहाँ जहाँ RBCs होंगी जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, ठीक है ना, जहाँ जहाँ RBCs होंगी वहाँ वहाँ हीमोग्लोबिन होगा, और जहाँ जहाँ हीमोग्लोबिन होगा वहाँ वहाँ ऑक्सीजन होगा। तो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है, पूरी बॉडी में हम बोलते हैं कि RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इन्हीं रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जाकर के कंबाइन हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ ऑक्सीजन भी जाती जाएगी। तो ब्लड क्या करता है, बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। कैसे, क्योंकि उसके पास RBCs में हीमोग्लोबिन है और इसी हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो जाकर के कंबाइन हो जाता है, ठीक है। ये रोल हुआ अपने RBCs का। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे प्लेटलेट्स की, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमें चोट वगैरह लग जाती है, मतलब अगर बहुत गहरा घाव नहीं हुआ है, छोटा मोटा कट वगैरह लगा है, तो थोड़ा बहुत खून निकलेगा, ब्लीडिंग होगी, लेकिन इसके बाद में ग्रेजुअली अपने आप खून बहना रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्लॉट जम जाता है, जहाँ पे चोट लगी होती है ना आपको, वहाँ पे क्लॉट बन जाता है। क्लॉट कैसे बनता है, तो इन्हीं प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स भी क्या है, ब्लड सेल्स ही हैं, हमारे ब्लड में पाए जाने वाले सेल्स हैं, ठीक है। तो इन प्लेटलेट्स के कारण हम बोलते हैं कि खून जो है बहते बहते जब भी कट वगैरह लगता है, चोट वगैरह लगती है तो रुक जाता है। क्यों, क्योंकि प्लेटलेट्स जाकर के जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे क्लॉट बना देती है, तो क्लॉट के कारण ब्लड फिर बाहर नहीं आ पाता। ये रोल हुआ किसका, प्लेटलेट्स का। फिर इसके बाद में आ जाते हैं हम कहाँ, WBCs पे। WBC मतलब कि वाइट ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल, ये वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल का मतलब क्या होता है,
ये बेसिकली हमारी बॉडी का ना इम्यून सिस्टम बनाते हैं। आजकल आप ये वर्ड बहुत सुन रहे होंगे, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, है ना। आजकल जितने भी मार्केट्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं सब के सब जो है अपने आप को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के नाम से ही बेच रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि आखिर ही इम्यून सिस्टम है क्या। तो इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है। डिफेंस सिस्टम मतलब कैसा, कि हमारी बॉडी में जो भी डिसीज़ कॉज करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन जो भी एंटर करते हैं ना, उनसे हमारी बॉडी लड़ती है। कैसे लड़ती है, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, यही लड़ाई में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये वाइट ब्लड सेल्स बॉम्ब के ना गोले बना देते हैं, बॉम्ब्स बना देते हैं, और इन बॉम्ब्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़। तो जैसे ही हमारी बॉडी में जो भी डिसीज़ कॉजिंग पैथोजन एंटर करता है, हमारी बॉडी को पता चल जाता है। हमारी बॉडी के जो ब्लड के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये अलर्ट मोड पर आ जाते हैं, और जैसे ही इन्हें पता चलता है कि अच्छा दुश्मन आया है, ये क्या करते हैं, तुरंत से ही एंटीबॉडीज़ यानी कि गोले, बॉम्ब के गोले बनाने लगते हैं। और जैसे ही एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, बॉम्ब के गोले तैयार हो जाते हैं, तो जो भी डिसीज़ कॉजिंग पैथोजन आया है उस पर फेंक के मारते हैं। और जैसे ही एंटीबॉडीज़ जाती हैं डिसीज़ कॉजिंग पैथोजन को अटैक करने के लिए, तो जितने भी डिसीज़ कॉजिंग पैथोजन हैं वो सब हम बोलते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और हमारी बॉडी जो है इन्फेक्शन से जीत जाती है। ये हुआ क्या, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यून सिस्टम, जो कि कौन बनाता है, यही वाइट ब्लड सेल्स। कैसे बनाते हैं, तो एंटीबॉडीज़ के थ्रू, ठीक है ना। एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन है, अच्छा एक और चीज़ और, ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये होशियार भी बहुत होते हैं। कैसे, सपोज पहली बार कोई डिसीज़ कॉजिंग पैथोजन आया है आपकी बॉडी में अटैक करने के लिए, ठीक है, तो पहले तो WBCs अलर्ट मोड में आ जाएंगे, और वो सोचेंगे कि बाप रे ये कौन आ गया, इसको तो हम आज से पहले कभी हमने देखा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब जो है ना इसको अपन अटैक करते हैं। कैसे अटैक करेंगे, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो जब तक ये एंटीबॉडीज़ बनाएंगे ना WBCs, तब तक ये क्या करेंगे, जो डिसीज़ कॉज करने वाला पैथोजन है ना, उसकी मेमोरी अपने यहाँ पे फीड कर लेंगे कि अच्छा पहले तो कभी नहीं देखा था, अब देख लिया हमने इसको, अब जब ये नेक्स्ट टाइम आएगा ना हमारी बॉडी में, तब इसको हम अच्छी तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो ये मेमोरी वाला फंडा भी आप बोल सकते हो कि इम्यून सिस्टम में चलता है, कि एक बार जो पैथोजन, फर्स्ट टाइम जो पैथोजन आया है, उसकी मेमोरी जो है बन जाती है इम्यून सिस्टम में। अब क्या हुआ कि कई बार ना एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन जो है ना टाइम ले लेता है। WBCs के पास एंटीबॉडीज़ पहले से बनी बनाई नहीं होती हैं। जब कोई पैथोजन पहली बार आता है तो उस पैथोजन को इससे लड़ने के लिए WBCs जो है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करता है। अब कुछ पैथोजन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जब तक ये एंटीबॉडीज़ बनती है तब तक बॉडी में बहुत सारा डैमेज जो है ना ऑलरेडी वो कॉज कर चुके रहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कुछ ना कुछ तरीका तो होना चाहिए। ऑल्दो एंटीबॉडीज़ बन के रेडी हो जाती है, लेकिन जब तक एंटीबॉडीज़ बनेंगी तब तक तो डैमेज हो चुका रहेगा। चलो कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो है वही एंटीबायोटिक्स वगैरह लिख देते हैं, दवाइयाँ लिख देते हैं, और हम ठीक हो जाते हैं। अब क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब सेम पैथोजन दोबारा आता है हमारी बॉडी पे अटैक करने के लिए, तो इन WBCs का दिमाग हो जाता है ख़राब। वो बोलते हैं कि अरे ये तो वही है, पिछले बार इसकी वजह से हम जो है ना एंटीबॉडीज़ प्रॉपरली बना नहीं पा रहे थे, बॉडी बीमार पड़ गई थी, डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। पर कोई बात नहीं, अब हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं। पहली बार जब अटैक हुआ था तब एंटीबॉडीज़ नहीं थी, तब बनानी पड़ी थी। क्यों, क्योंकि पहली बार अटैक हुआ था ना, हमारे WBCs नहीं जानते थे कि ये कौन बैक्टीरिया है, कौन सा पैथोजन है। लेकिन जब दोबारा से सेम पैथोजन आया, तब हमारी जो WBCs है, जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, उनको पता था कि अरे ये तो फिर से आ गया, कोई बात नहीं, पहले नहीं लड़ पाए हम तुमसे, लेकिन अब की बार लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एंटीबॉडीज़, बॉम्ब के गोले बने हुए हैं। अब आओ बेटा तुम। अब जब दोबारा वो पैथोजन आता है तो फेक के जो है ना एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं उनके ऊपर, ताकि पैथोजन वहीं के वहीं जो है डैमेज, डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये हुआ हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। अब सेकंड जो अटैक हुआ उसमें तो हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड थी, लेकिन जो फर्स्ट अटैक हुआ उसमें तो नहीं थी ना प्रिपेयर्ड। तो कुछ क्यों ना हम ऐसा करें कि जब पैथोजन फर्स्ट टाइम अटैक करे उसके लिए हम अपनी बॉडी को पहले से प्रिपेयर कर लें। फर्स्ट टाइम तो डॉक्टर के पास जाना पड़ा था ना, क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनी नहीं पाई थी तब तक, बुखार वगैरह आ गया, बहुत तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, एंटीबायोटिक्स खानी पड़ी। सेकेंड अटैक में ये हुआ कि हाँ एंटीबॉडीज़ बन चुकी थी, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है कि अब फर्स्ट अटैक में क्या हो, एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी हमारे पास बन के रेडी हो,
ताकि जब पहली बार में कोई पैथोजन आए तो एंटीबॉडीज उनका सामना जाकर के कर सके और उस पैथोजन को हरा सके। वहाँ से कंसेप्ट निकल के आया किसका? वैक्सीन का। कैसे आया वैक्सीन का कंसेप्ट? तो यहाँ पे देख लो, एडवर्ड जेनर थे एक साइंटिस्ट, जिन्होंने क्या नोटिस किया जब वो अपनी रिसर्च कर रहे थे कि बेसिकली एडवर्ड जेनर को हम वैक्सीनोलॉजी का फादर कहते हैं, ठीक है। उनने ये नोटिस किया कि एक लेडी थी, उन लेडी को जो है काउ पॉक्स हुआ था, ठीक है। जिस लेडी को काउ पॉक्स हुआ था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो उनने अपना दिमाग लगाया कि स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स को कॉज करने वाला जो वायरस है वो सेम है। तो हो सकता है कि इस लेडी को काउ पॉक्स हो चुका था, इसीलिए इसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब उसको काउ पॉक्स हुआ, जब वायरस गया काउ पॉक्स का लेडी के अंदर, तो बॉडी ने क्या करा? एंटीबॉडीज़ बना ली। ऑल्दो एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, दवाई खानी पड़ी, लेकिन जब स्मॉल पॉक्स का वायरस आया उस लेडी के अंदर काउ पॉक्स के ठीक होने के बाद, तो उस लेडी के अंदर एंटीबॉडीज़ पहले से बनी हुई थी। तो क्या करा? बॉडी की एंटीबॉडीज़ गई और स्मॉल पॉक्स के वायरस को मार गिराया। इस चीज़ को समझे आप कि नहीं समझे? एडवर्ड जेनर की मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि एक लेडी को ऑलरेडी काउ पॉक्स हो चुका था, ठीक है ना। काउ पॉक्स से वो ठीक से लड़ नहीं पा रही थी, ज़्यादा बीमार हो गई थी, इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने देखा कि जिसको काउ पॉक्स हुआ था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के जो वायरस है वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो जब स्मॉल पॉक्स का वायरस आया लेडी के अंदर, तो काउ पॉक्स के टाइम पे जो एंटीबॉडीज़ बनी रखी थी लेडी की बॉडी के अंदर, उनने जाकर के अटैक कर दिया सेम फैमिली के वायरस पे। तो स्मॉल पॉक्स का वायरस वहीं मर गया और उन लेडी को स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं। इसका मतलब वैक्सीनेशन का कंसेप्ट निकल करके आ गया था। एडवर्ड जेनर ने सोच लिया था कि हम जो है कुछ ऐसा करें कि पहले से एंटीबॉडी बॉडी में बन जाए। तो कैसे बन जाए? तो वैक्सीन में बेसिकली होता क्या है? डेड या अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डेड, जैसे कि अगर मैं पोलियो की बात करूं, पोलियो की वैक्सीनेशन सबको पता है, वो 2 बूंद जिंदगी के वाला स्लोगन। उसमें होता क्या है? वो जो आपको ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, वो ड्रॉप्स किसकी होती है? वो पोलियो वायरस की ही होती है। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है। जो ड्रॉप्स बच्चे पीते हैं वो एग्जैक्टली पोलियो वायरस ही होता है, ठीक है। लेकिन वो पोलियो वायरस तो होता है, लेकिन वो मरा हुआ होता है, या अगर जिंदा होगा तो इतना कमज़ोर होगा कि वो पोलियो कॉज कर ही नहीं सकता। तो होगा क्या? जैसे ही मरा हुआ पोलियो का वायरस या बहुत ही वीकेंड, बहुत ही कमज़ोर पोलियो का वायरस आपकी बॉडी में पहुंचेगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम हो जाएगा अलर्ट कि अरे ये तो वायरस है, चलो इसके अगेंस्ट जो है ना एंटीबॉडीज़ बनाए। और एंटीबॉडीज़ जो है ना आपकी बॉडी बना लेता है, आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बना लेता है, और ये एंटीबॉडीज़ जाकर के उस मरे हुए पोलियो वायरस या उस वीकेंड पोलियो वायरस पे जाकर के अटैक करती है और उसको वहीं के वहीं धराशायी कर देती है। अब आपके बॉडी के अंदर पोलियो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ आ चुकी हैं, बॉम्ब के गोले बन चुके हैं। अब अगर कभी जिंदा एक्टिव और स्ट्रॉन्ग पोलियो वायरस कभी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा भी ना, तो भी क्या होगा? बॉडी के इम्यून सिस्टम के पास बॉम्ब के गोले हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, ये एंटीबॉडीज़ जाएंगी और वहीं के वहीं पोलियो वायरस को डैमेज, डिस्ट्रॉय, ख़त्म करके आ जाएंगी। ये होता है वैक्सीनेशन का कंसेप्ट, ठीक है। तो एक बार रीड कर लेते हैं वैक्सीनेशन के बारे में, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। Microorganisms are also used to make vaccine. A vaccine is a special kind of preparation or a medicine which provides immunity or protection against a particular disease. Vaccines are given to healthy persons so that they may not get certain diseases throughout their life, even if they exposed to the pathogens of these diseases later on in life. ठीक है? वैक्सीनेशन आपको पता होगा कि बचपन से ही जो है ना चालू हो जाता है। 6 महीने से ही बच्चों को जो है ना वैक्सीन लगना शुरू हो जाती है, अलग अलग डिसीज़ की। डिप्थेरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, टिटनेस हो गया, पोलियो हो गया। These days vaccines are made on large scale from microorganisms to protect human beings and other animals from several diseases. A vaccine works as follows. A vaccine contains the dead or weakened but alive microorganisms of a disease which are harmless and do not actually give a disease. याद रखना, माना वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो डिसीज कॉज नहीं करते क्योंकि वो मरे हुए रहते हैं या बहुत ही कमज़ोर होते हैं। व्हेन द वैक्सीन कंटेनिंग डेड और अलाइव but weakened microorganism is introduced into the body of a healthy person orally by mouth या फिर injection के through, the body of that person responds by producing some substances called antibodies in the blood. These antibodies kill any alive disease causing microorganisms present in the
body. Some of the antibodies remain in the blood of the person for a very long time and fight against the same microorganisms and kill them if they happen to enter the body naturally at the later date. So due to the presence of antibodies in the blood, a person remains protected from the particular disease. Thus a vaccine develops immunity from a disease. यानी कि एक बचाव पैदा हो गया है आपकी बॉडी में. A number of diseases can be prevented by vaccination. कौन कौन से हैं? तो orally भी यानी कि मुंह के थ्रू भी वैक्सीन दी जाती है. Keeping good health, we must prevent the disease vaccination at the proper age. Since children are more susceptible to diseases, so all the children should be vaccinated at proper ages to provide them immunity from certain diseases. बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा susceptible होते हैं, है ना, बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी उन पे जो है ना कोई भी चीज़ अटैक कर सकती है. तो इसलिए बच्चों को प्रॉपर एज में प्रॉपर टाइम पे जो भी डॉक्टर लिख के देते हैं जिस भी चीज़ की मेडिसिन, उस चीज़ की वैक्सीनेशन जो है करवाना ज़रूरी होता है. The diseases which can be prevented by vaccination of children at proper age: polio, smallpox, cholera, typhoid, hepatitis, TB, tetanus, measles, rabies, diphtheria and pertussis, जिसको हम whooping cough कहते हैं. तो इन सभी बीमारियों की वैक्सीन बच्चों को अगर लगा दी जाए तो बच्चे ताउम्र जिंदगी भर इन डेंजरस डिसीजेस से जो है, इन्फेक्शन से जो है, सेफ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे. तो इतना बढ़िया कंसेप्ट है किसका? वैक्सीन का, वैक्सीनेशन का. आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा. एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था 1798 में. बेसिकली जब उन्होंने देखा कि भाई जिस लेडी को काउपॉक्स हुआ था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, तो उसने ने क्या किया, एक दूसरा बच्चा था उसको स्मॉल पॉक्स हुआ था तो वो ठीक नहीं हो पा रहा था. तो इसके लिए ठीक क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हो पा रही थी स्मॉल पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट उस बच्चे में. तो हुआ क्या, एडवर्ड जेनर ने बेसिकली एंटीबॉडीज़ जो कि काउ पॉक्स वायरस के अगेंस्ट प्रोड्यूस हुई थी, वो सेम एंटीबॉडीज़ लेकर के आए और उस बच्चे को दे दी जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ था. ठीक है, क्योंकि दोनों ही काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स सेम फैमिली के वायरस के कारण होते हैं, है ना. तो काउ पॉक्स के टाइम पे जो एंटीबॉडीज़ बनी थी वो एंटीबॉडी स्मॉल पॉक्स के वायरस के अगेंस्ट यूज़ करी गई और इस तरीके से वैक्सीन का जो है ना डेवलपमेंट हुआ. अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली फेड टू इट्स eradication from most parts of the world. Under the National Health Program in our country, the vaccines, several diseases are given free of cost to all the government health care centers. पोलियो डिसीज़ इज़ प्रिवेंटेड बाय गिविंग ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको हम OPV कहते हैं. तो ये जो वैक्सीन का जो कंसेप्ट है ना, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है. इनफैक्ट पोलियो का जो आप बोल सकते हो कि जो बीमारी है वो अगर इंडिया से कम्प्लीटली गया है, वो क्यों गया है? वैक्सीनेशन से ही गया है. अदरवाइज़ पोलियो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हुआ करती थी. तो बस आज के लिए इतना ही, इस सेशन के लिए इतना ही. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर की कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को. तो आज के सेशन में हमने वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा, वैक्सीन के बारे में पढ़ा और एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा. आई होप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी सारी. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में. तब तक आप क्या करेंगे, मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com को विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड. सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.